इट्स डे 2, बट आज थोड़ा सा टॉपिक हट गया है। इट्स इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। इट मीन्स जो आपने इनकम 1/4/2025 से लेकर 1/4/31 मार्च 2026 तक अर्न किया, उसके ऊपर जो टैक्स लगना, उसमें क्या क्या चेंजेस है जो आपने लास्ट ईयर जिस पर टैक्स पे किया था। एंड जो इट मीन्स जो आपकी रिटर्न अप्रैल अप्रैल से लेकर जुलाई 26 तक जिस जाने वाली है। इट मीन्स जो आपकी ड्यू डेट जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 26 है, उसमें क्या क्या लास्ट ईयर के मुकाबले में उसके में क्या क्या चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा चेंज न्यू स्कीम में जो सेक्शन 115 BAC के अंडर आती है। एंड इसमें ये एक सबसे पहला चेंज तो ये है कि स्लैब रेट्स चेंज कर दिए गए हैं। इट मीन्स जो 3 लाख की स्लैब थी वो अब टू 4 लाख तक नील कर दिया, और जो 3 से 7 होता था, 7 से 10, उसको 4 से 8 और 8 से 12 कर दिया गया है। ऐसे ही स्लैब रेट्स ये चेंजेस किए गए हैं, और टोटल स्लैब रेट को इंक्रीज़ कर दिया है फॉर इससे टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। पहले आप देखिए कि अबव 15 लाख पे 30% लग जाता था, बट अब एक न्यू स्लैब इन्होंने ऐड किया है 20 से 24 के बीच में, जिसमें आपको 25% टैक्स देना है ओनली, जिस पे आप पहले 30% देते थे, अब सिर्फ 25% देना है, और अबव 24 होगा तब आपको इस पर 30% देना है। लास्ट ईयर भी आपने न्यूज़ में सब जगह देखा होगा कि 12 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट कर दी गई है, कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। बट लोगों के मन में ये रहता है कि 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना, हमें इट मीन्स कि हम 12 लाख की इनकम कमाएं, कोई टैक्स नहीं लगना। बट गवर्नमेंट ये कहती है कि 12 लाख की इनकम आप जब अर्न कर अप टू 12 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिलता है, ना कि इनकम वो एग्जम्प्ट होती है। वो अप टू 12 लाख तक टैक्स रिबेट मिलता है। इट मीन्स अप टू 12 लाख तक टैक्स कितना बनता है ये देखिए, 4 से 8 लाख के बीच में 4 लाख पे 20,000 यहाँ पर। अगर मैं 8 से 12 के बीच में बात करूँ, 4 लाख का 10% 40,000। इट मीन्स अगर आपके इनकम 12 लाख तक है तो आपको 60,000 रुपये की टैक्स रिबेट मिलेगी। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि 12 लाख पे आपका नहीं, 12 लाख तक की आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, बट आपको टैक्स रिबेट मिलेगी 60,000 की। अगर अब इसमें एक और जो पहले टैक्स रिबेट मेरी सिर्फ 25,000 थी, यहाँ पर उन्होंने ये वाली टैक्स रिबेट जो पहले सिर्फ 25,000 थी वो उन्होंने अब 60,000 कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी 12 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। अब इसमें एक और कैच गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो रिबेट अंडर सेक्शन 87 डिफ़ॉल्ट रजीम वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट आपको नहीं मिलेगी। बट इट मीन्स ये जो आपने 60,000 की रिबेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी। स्पेशल इनकम जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिबेट अंडर 87 एक तो ओल्ड रिजीम में मिलती है, जिसमें टोटल इनकम अप टू 5 लाख हो तो रिबेट मिल जाती है 12,500, और जितना आपका टैक्स बना विच एवरेज लोअर का। अब ये वाली जो रिबेट होती है ये आपको एक तो नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट मिल जाती है, 111A में आता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स STCG, एंड इसमें आता है लॉन्ग टर्म 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एंड कैजुअल इनकम के अगेंस्ट भी मिल जाती है।
कैजुअल इनकम मीन्स लॉटरी वगैरह इनकम होती है जो, उसके अगेंस्ट भी मिल जाती है। बट ये उसके जो मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से होता है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड होता है, लिस्टेड शेयर जीरो कूपन बॉन्ड से, इसमें 3 आइटम्स होते हैं 112A में। उनके अगेंस्ट अगर रहते हैं तो उसके बाद उनके अगेंस्ट 12,500 की रिबेट ओल्ड रिजीम की मैं बात करूँ यहाँ पर नहीं मिलती। बट इन्होंने अब न्यू रिजीम में क्या किया है कि आपको 12 लाख तक की इनकम तो एग्जम्प्ट है, कोई बात नहीं, आप 60,000 और इस पर टैक्स बनता है, आप 60,000 हमें टैक्स ना पे करिए, या 60,000 आप टैक्स की रिबेट ले लीजिए। और जितना अगर 10 लाख तक भी मान लो, अगर मैं 10 लाख तक बात करूं तो 10 लाख तक सिर्फ मेरा बनेगा 4 लाख, 8 लाख पे 20,000, और 8 से 2 लाख का 10%, 20,000 प्लस 2 लाख एडिशनल हो गए इसमें मेरे 8 लाख, 2 लाख का 10% 20,000, इट मीन्स 40,000। अगर मेरी इनकम 10 लाख तक है तो 40,000 की गवर्नमेंट कहती है कि आप ये 40,000 जितना आप 40,000 पर टैक्स रिबेट ले लीजिए। इट मीन्स आपको 12 लाख की इनकम है तो आपको टैक्स बनता है 60,000, आप और जितना भी टैक्स बनता है नॉर्मल इनकम के ऊपर, इसमें 12 लाख की इनकम के ऊपर आप उसका टैक्स रिबेट ले लीजिए, आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक और गेम कह लो, कुछ भी कह लो, बट एक और इसमें आपको कहा है कि आप ये रिबेट स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगी। अगर आपका मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 111 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है और 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, और कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम में लॉटरी वगैरह की इनकम होती है जो उसको वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ल्ड पजल्स आते हैं उसमें वो होते हैं, और LTCG फ्रॉम जो मेरा उसमें जो मेरा कवर होता है लिस्टेड शेयर्स के ऊपर, लिस्टेड शेयर्स वगैरह आते हैं जिसमें, इसके ऊपर जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है जो जिस पे 10% फ्लैट रेट टैक्स लगता है। अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ऊपर है तो 1,25,000 कम करके उसके ऊपर मेरे 10% मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। अगर इन सारी चीज़ें हैं, ये सारी अगर ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LTCG, चाहे आपका प्रॉपर्टी बेच कर आया, ज्वेलरी बेच कर आया, या फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, या फिर ये शेयर्स बेच के आया, इनके अगेंस्ट में आपको एक भी पैसे की रिबेट नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अगर मतलब आपको नॉर्मल इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाएगी, अगर नॉर्मल इनकम आपकी नहीं है तो इस पर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। सेकंड, आपको इसमें एक और बेनिफिट मिलता है कि मान लो 12 लाख की जगह आपकी इनकम हो जाती है 12,10,000। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपकी इनकम अब मान लो आपकी इनकम हो जाती है 12,10,000। अब 12,10,000 पे कितना टैक्स बनेगा, मैं कैलकुलेट करूं तो अप टू 4 लाख नील 4 to 8 वही मेरा 20,000, 8 to 12 10,000, 8 to 12 वही 40,000, एंड 10,000 पे ये मेरा कवर हो जाएंगे 15% में, इस पर मेरा 1,500 रुपये। अब हुआ क्या, अब इस केस में हुआ क्या, कितना हो गया, ये मेरा 61,500 हो गया। अब मैंने इनकम तो कमाई मैंने 12,10,000, तो मैंने अगर मैं 12 लाख तक कमाता, अगर मैं 12 लाख तक अर्न करता तो मुझे एक भी पैसा टैक्स ना देना पड़ता, क्योंकि मुझे सीधा 60,000 की रिबेट मिल जाती। अगर मैंने 10,000 ज़्यादा के अर्न कर लिए तो इट मीन्स मुझे 61,000 का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही नाजायज़ है, क्योंकि 10,000 ज़्यादा कमा के मैंने गलती कर ली। अगर मैं 12 लाख कमाता तो सीधा मुझे 60,000 का रिबेट मिल जाता, और 10,000 ज़्यादा कमा के मुझे
61,500 प्लस एजुकेशन सेस 4%, वो भी देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इसमें ये कहती है कि आप इसका ऐसा करो कि आप इसमें रिलीफ ले लो। रिलीफ मीन्स कि अगर आपको 12,10,000 और 61,500 विच जो आपने 10,000 एक्स्ट्रा कमाया, मैक्सिमम मुझे इतना ही टैक्स दे दो, आपको 61,500 देने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। ये देखो, जैसे मान लो टोटल इनकम है 12,25,000 की, तो इसमें 12,25,000 में 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अब 12,25,000 पे कितना टैक्स बनता? 63,500 रुपीज़। ठीक है, ये 63,750। बट अब उसकी वजह से तो अब मैं कमाया तो मैंने मैक्सिमम 25,000 ही है ज़्यादा, क्योंकि 12 लाख पे मैं 12 लाख तक कमाता तो वैसे ही 60,000 मेरा बिल्कुल ही लेस हो जाता, सीधे सीधे टैक्स रिबेट मिल जाए, मुझे जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन मैंने 25,000 ज़्यादा कमा लिए, तो उस 25,000 ज़्यादा कमाने की वजह से मुझे 63,000 टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 63,750, जो कोई बिल्कुल ही गलत बात है। तो उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो आप ऐसा करो कि आप मुझे सिर्फ ये जो 25,000 ज़्यादा कमाया, जो उसके वजह मैक्सिमम उतना ही पे कर दो। आपको को 25,000 ज़्यादा कमाने की वजह से जो मेरा 63,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मैक्सिमम उतना 63 मैक्सिमम आप 25,000 प्लस ये 4% जो एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है 26,000 मुझे पे कर दो। दिस इज़ द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। Now we will talk about the second amendments, which is in income from salaries. आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे एक सेक्शन है सैलरीज वाले चैप्टर में, वो कहता है कुछ ऐसे प्रिक्विजिटिव्स होते हैं, नॉन मॉनेटरी प्रिक्विजिटिव्स, जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हैंड में ही टैक्सेबल होंगे। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? एक तो डायरेक्टर्स कंपनी के, दूसरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जिनका कंपनी में, थर्ड वो होता था कि जिनकी सैलरी थर्ड होता है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ है। गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि अब ये वाली 50,000 की लिमिट है, वो लिमिट चेंज करके 4 लाख कर दिया। ये वाली लिमिट 4 लाख कर दी है, यानी कि जिनकी सैलरी 4 लाख से ज़्यादा होगी उनको ही हम अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ मानेंगे, यानी कि उनके ही नॉन मॉनेटरी प्रोग्रेसिव्स है वो टैक्सेबल होंगे। अदरवाइज अगर आप 4 लाख से कम कमा रहे हो तो आप उनको नॉन मॉनेटरी प्रोग्रेसिव्स एग्जम्प्ट है, तो उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब नॉन मॉनेटरी प्रोग्रेसिव्स होते कौन से हैं? एक तो मोटर कार हो गया, गैस हो गया, ये गैस फैसिलिटी देनी है गवर्नमेंट, एजुकेशन आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा रहा है, सर्वेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एक दो और नॉन मॉनेटरी प्रोग्रेसिव्स होते हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्सेबल होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही अमेंडमेंट्स है कि जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ जो पहले 50,000 से इनकम वाले एम्प्लॉयज़ को ऊपर मान लेते थे, अब वो लिमिट उन्होंने 4 लाख कर दिया। इट मीन्स 4 लाख से ऊपर इनकम होगी तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। एंड द थर्ड अमेंडमेंट इज़ अगर आपको एम्प्लॉयर आपको ट्रैवल एक्सपेंडिचर करता है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, इट मीन्स बाहर आप कहीं अमेरिका या दूसरी कहीं भी फॉरेन कंट्री में आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको उसके लिए आपको ट्रैवल एक्सपेंडिचर दिया है। और पहले क्या होता था कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन 2 लाख है तब वो एग्जम्प्ट होता था। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको वो हैंड में टैक्सेबल हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने वो लिमिट इंक्रीज़ करके 8 लाख कर दिया। इट मीन्स आपके एम्प्लॉयर ने आपके ट्रैवल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया फॉर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो और आपकी इनकम
8 लाख ग्रोस टोटल इनकम 8 लाख से ऊपर है तभी आपके हैंड में वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो आपको वो आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं गिना जाएगा जो आपके एम्प्लॉयज़ ने आपको ट्रैवल एक्सपेंडिचर किया फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट्स जो हमारी है वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आती है। एंड आपको सुना होगा एक सेक्शन था एमएसएमई एक्ट में, एक न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ था लास्ट ईयर और लास्ट ईयर गवर्नमेंट लेके आई थी कि जो एमएसएमई होंगे उनको आपको विद इन द 15 डेज, ये रहा हाँ, अगर तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको विद इन एग्री पीरियड, वो जो एग्री पीरियड है जो आपके और एमएसएमई जो जिन्होंने एमएसएमई लिया हुआ है, जिनको आप को और वो सामने वाला पर्सन एमएसएमई है और आपने उसे गुड्स परचेज़ किए हैं, इट मीन्स आपका वो वेंडर है। और ये वो एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट के अंदर जो डेट लिखी हुई है इट कैन नॉट एक्सीड 45 डेज। इट मीन्स आप इस एग्रीमेंट में ये नहीं लिख सकते कि आप उसको 45 डेज के बाद पेमेंट करोगे। तो सेकंड, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, मान लो आपके और जिस आपने परचेज़ किया उसके जिसके पास एमएसएमई है आपका वेंडर, तो वो उसको पेमेंट विद इन द 15 डेज आपको करनी होती है। अब इसमें चेंजेस क्या, अदरवाइज़ क्या होता था, अदरवाइज अगर आपको 15 डेज मान लो आप विद अगर आपका एग्रीमेंट है तो विद इन 45 डेज आप पेमेंट नहीं करते, या फिर आपका एग्रीमेंट ही नहीं है कोई इसके साथ, नॉर्मल आप परचेज कर रहे हो तो विद इन 15 डेज आपने पेमेंट नहीं की, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप उन सारी क्या कहते हैं जो आपका जितने भी आपके परचेज किया है तो उसको जितना भी वेंडर बैलेंस मतलब उसका खड़ा होगा, पेमेंट नहीं किया आपने जिसकी जितनी उसकी, वो सारी डिसअलाउड मानी जाएगी। इट मीन्स वो आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। वो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जैसे इसमें चेंजेस लाए थे फॉर एमएसएमईज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड अब इसमें एमएसएमई माना कौन जाता था, मतलब हम किसको मानेंगे कि वो एमएसएमई है सामने वाला वेंडर, वो कैसे मतलब किसको कहेंगे कि वो एमएसएमई है। तो इसमें ने गवर्नमेंट पीछे एमएसएमई एक्ट में चेंजेस लेके आई थी कि एमएसएमई ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तभी वो माइक्रो एंटरप्राइजेज और स्मॉल एंटरप्राइजेज माना जाएगा। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि मीडियम एंटरप्राइज इसमें कवर नहीं है, सिर्फ ओनली माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ही इसमें कवर हैं। इट मीन अगर मीडियम एंटरप्राइज होगी तो आप उसको आप उसका अमाउंट अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो डिसअलाउड नहीं होगा इसमें। अगर वो सामने वाला पर्सन या माइक्रो है या स्मॉल है तभी ही आपको उसको विद इन 15 डेज पेमेंट करनी है, और एग्रीमेंट आता है विद इन 45 डेज कर दो तो आपको डिसअलाउड नहीं होगा। अब इसमें पहले असेसमेंट 25-26 तक क्या था, माइक्रो एंटरप्राइज उसको मानते थे जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी 1 करोड़ तक की। अब वो लिमिट इंक्रीज होकर 2.5 करोड़ कर दी गई है। और टर्नओवर जिनकी लेस देन 5 करोड़ और इक्वल थी तो अब वो लिमिट लेस देन 10 करोड़ कर दी है। अब स्मॉल एंटरप्राइज किसको मानते थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 10 करोड़ थी। और अब किसको मानेंगे कि वो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, वो जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 25 करोड़ है। और टर्नओवर का क्राइटेरिया देखें तो जिनकी टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ थी, अब जिनकी टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है उनको ही हम स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे। अब मैं सिर्फ ये इसमें सिर्फ यही है कि इस साल यही चेंजेस हुआ है कि सिर्फ जो के थ्रेशोल्ड थी जिन किसको हम माइक्रो एंटरप्राइज मानते हैं और स्मॉल एंटरप्राइज मानते हैं, उनकी ये थ्रेशोल्ड में चेंज हुआ है, बाकी कोई भी प्रोविज़न में चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रोविज़न उसमें बिल्कुल सेम है। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट अब एक सेक्शन होता है 37(1)
वो क्या कहता है कि अगर आपके कोई भी बिजनेस के अगेंस्ट आपने एक्सपेंस किया है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया है, आप उसको अलग अलाउ कर देंगे। कोई भी बिजनेस के लिए आपने एक्सपेंस किया है तो आपको उसको अलाउ कर देंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। बट सबसे पहली कंडीशन ये है कि या तो वो 32 के अंडर कवर ना हो रहा हो। एक तो वो कैपिटल नेचर का ना हो, सेकंड वो कैपिटल नेचर का ना हो, और पर्सनल नेचर का ना हो, और होली एंड एक्सक्लूसिवली आपने फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए ही, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही वो खर्चा किया हो। अगर आपकी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको सेक्शन 27 के अंदर जो भी आप बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस किया है वो आपको अलाउ कर देंगे। बट इसमें अब गवर्नमेंट ने एक और चेंजेस के लाए हैं कि अगर आप इन लॉस की सेटलमेंट करने के लिए जो भी आप एक्सपेंस करोगे, इन लॉस के आपके मान लो इस इन लॉस में आपके अगेंस्ट केस हो गया, कोई भी लीगल केस हो गया, तो मान लो आपने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया, कोई पेनल्टियाँ पे की या फिर कुछ और भी सेटलमेंट हुए आपके इन एक्ट के में आपके अगेंस्ट केस हुआ था। तो मान लो सेबी का कोई केस हो गया, या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गया, या डिपॉजिटरी एक्ट में आ गया, या कंपटीशन एक्ट में आपके अगेंस्ट केस हो गया, तो आपने एक्सपेंडिचर किए उन केस को लगने के लिए, तो आपको उसका वो खर्चा हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन द कैपिटल गेंस इन कैपिटल। अब इसमें एक प्रोविजंस होते थे ना कि LTCG हम कब मानेंगे और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब मानेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने इसमें पीरियड डिफाइन किया है। इट मीन्स जो सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और यूनिट्स ऑफ इक्विटी रेंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, इन तीन को हम अगर लेस देन 12 मंथ है फ्रॉम इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो हम उसको शॉर्ट टर्म के अंडर रखेंगे, और लॉन्ग टर्म मानेंगे अगर वो ग्रेटर देन 12 मंथ है इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। एंड अदर कैपिटल एसेट्स के केस में लेस देन 24 मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग डेट ऑफ ट्रांसफ़र है तो हम उसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। अदरवाइज हम अदर ग्रेटर देन 24 मंथ रखा हुआ है इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो उसको हम LTCG मानेंगे। इनमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस केस में। सेकंड जो है तो टैक्स ऑन STCG। पहले आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि जो भी हमने एसेट्स बेचे थे, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो 2 बार वो बजट लेकर आई थी, एक तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने फिर ये जब प्रोविजंस दोबारा वो लगाए थे तो कि 23 जुलाई 24 से पहले जो आपकी एसेट सेल हो गई, उस एसेट सेल होगी उस पर तो हम आपसे 15% टैक्स लेंगे। अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद बेच रहे हो तो उस पर हम 20% टैक्स लेंगे। ये लास्ट ईयर आपने ये कर चुके हो, क्यों लास्ट ईयर मतलब जब आपने कैलकुलेशन की होगी तो इस बेस पे की होगी कि 23 जुलाई 24 से पहले अगर मैंने एसेट्स मतलब कैपिटल एसेट बेची थी तो मेरा 15 अगर वो और वो शॉर्ट टर्म थी तो 15% पे किया होगा, और आफ्टर 23 जुलाई 2024 अगर आपने सेल की होगी और वो शॉर्ट टर्म थे तो आपने 20% पे किया होगा। अब उसको अब 23 जुलाई 2024 वाला वो कंसेप्ट तो निकल गया। अब वो गवर्नमेंट ने एक ही यूनिफॉर्म रेट कर दिया है 20% का। और एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज LTCG। सेम LTCG में भी था, अगर आप 23 जुलाई 2024 से पहले बेचते थे तो 10% लगा था,
और 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा होगा अगर आपने, तो 12.5 गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपसे 12.5% लेंगे जब आपने लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न भरी होगी। उसको भी अब यूनिफॉर्म रेट कर दिया है। अब कोई 23 जुलाई और 23 जुलाई के बाद का या पहले वाला कोई इशू नहीं है। अब जब आपने बेची हो तो आपको जब मर्जी आपने बेची हो, लास्ट ईयर पूरे साल में जब मर्जी बेची हो, अब आपको ये ऐसे पीरियड देखने की ज़रूरत नहीं है कि 23 जुलाई के पहले बेची थी तो ये 10% देना है, 23 जुलाई के बाद बेची थी तो 12.5% देना है। ऐसा कोई पीरियड देखने की ज़रूरत नहीं। अब सीधा आपको 12.5% देना है अगर और आपका LTCG 1,25,000 से ऊपर हो रहा है। वो इन ठीक है। थिंक इन द नेक्स्ट टैक्स ऑन LTCG on other assets इन LTCG जो मैं नीचे यहाँ ये बात कर रहा था 12.5% वाली ये वाली इसकी जो मैंने बात की थी, ये वाली इन एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये वाली तीन की मैं बात कर रहा था, सिक्योरिटी लिस्टेड डाउन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये लास्ट ईयर आप 23 जुलाई के पहले अगर बेची होगी तो आपने 10% पे किया होगा, और 23 जुलाई के बाद बेची है तो आपको 12% लगा होगा 1,25,000 की लिमिट वो लेस करके। तो आप इस साल वो ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं, आपको सीधा 12.5% पे करना है अबव 1,25,000 अगर वो ये तीन एसेट्स के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इट मीन्स वो आपने 12 महीने से ज़्यादा रखकर आपने लास्ट ईयर सेल किया है। मीन्स 1/4/2025 से लेकर 31/3/26 के बीच में आपने जो सेल किया है उसका। And the next amendment is LTCG long term capital gain on other assets। ओल्ड पोजीशन में फिर वही यहाँ एक और इशू था कि गवर्नमेंट यही कह रही थी कि 23 जुलाई के अगर आप पहले सेल करोगे तो आपको 20% विद इंडेक्सेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा तो आपको 12.5% देंगे विदाउट इंडेक्सेशन। ये जो आपने ये आप लास्ट ईयर इसका ट्रीटमेंट कर चुके हो, मतलब लास्ट ईयर जब आपने रिटर्न फाइल की होगी तो उसमें ये ट्रीटमेंट आपका नहीं किया होगा। मतलब ये वाली जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ये वाली इन तीन एसेट्स के अलावा ये इन तीन एसेट्स के अलावा जो जिनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना होगा, जो आपने 24 मंथ से ज़्यादा रखी होंगी, इसमें क्या कवर हो जाता है, इसमें जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, वो सारी कवर हो जाती हैं इसमें। और अगर आपने 23 जुलाई के पहले अगर आपने बेची थी तो 20% विद इंडेक्स सेक्शन आपको मिल जाता था, और 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का ऑप्शन था आपके पास, मतलब ये गवर्नमेंट देती थी। तो लास्ट ईयर तो ऐसे टेक पे होना था, बट इस साल आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ, क्योंकि वो पीरियड तो निकल गया। अगर इस बार तो जो टैक्स पे करना है, जो मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बिटवीन 1/2025 से लेकर टू 31 मार्च 2026, तो ये इसमें ये तो एक पीरियड कवर नहीं होता, तो इसलिए इसमें ये प्रोविज़न डिलीट करके अब सीधा ही एक यूनिफॉर्म रेट लगेगा, वो है आपका 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। कोई भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे ये थोड़ा सा गलत कह लो या कुछ कह लो, तो ये इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट गवर्नमेंट को रखना चाहिए था, बहुत इसमें बेनिफिट था गवर्नमेंट। लेकिन उसमें गवर्नमेंट एक और आपको कॉन्सेप्ट इसमें ये लेके आई थी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद लेकर आई है, आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज़ की हुई है, और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम देंगे। अगर आपने 23 जुलाई 2024 के पहले प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है, तो मान लो 23 जुलाई आपने परचेज़ की थी, मान लो आपने परचेज़ की थी अप्रैल 24 में, मान लो 10 अप्रैल 24 में परचेज़ की थी,
और आपको आप सेल कर आपने जो सेल की है वो की है क्या क्या सॉरी 1 सेकेंड, इसमें आप डेट ले लो, 1 अप्रैल 2023 को सेल की थी मान लो, सॉरी ये परचेज की थी, ठीक है। अब अभी तक आपके प्रॉपर्टी ये पड़ी हुई है और आपने क्या किया, लास्ट ईयर इसको सेल कर दिया। सेल कब किया, मान लो 1 फरवरी 2026 को सेल किया, तो ये 2 साल से ग्रेटर देन 24 मंथ हो गया, ये ग्रेटर देन 24 मंथ के केस में। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर एसेट्स में कवर होती है, वो जो 3 एसेट्स मैंने यहाँ दिखाई थी, इसमें इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। तो ये इन गवर्नमेंट ये कहेगी चलो आप 23 जुलाई 2024 के पहले LTC 23 जुलाई 2024 के पहले आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ली हुई थी और आपको LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है क्योंकि आपने 24 मंथ के ऊपर रख लिया है। तो आप ऐसा करो, आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो इसमें गवर्नमेंट ऑप्शन दे दिया था, या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन दे दो हमें, 20% विद इंडेक्सेशन हमें आप अपने आप ही दे दो, या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन दे दो। आपको जो सूटेबल लगे, जो आपके आपके लिए बेनिफिशियल है, वो कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज, आपने देखा होगा कि एक सेक्शन था 54EC। इट मीन्स जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन स्टेट एंड स्पेसिफिक अमाउंट। इट मीन्स आपको कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, तो उसमें क्या होता था कि विद गवर्नमेंट इसमें ये कहती थी, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, तो आप ऐसा करिए, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और मैक्सिमम जो आपको इन जिस बेनिफिट मिलेगा, जो जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ, यानी कि जो बेनिफिट हुआ, उसका मैक्सिमम जो एग्जम्पशन आपको 50 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। आप ऐसा करें, इस पैसे को स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको ये कैपिटल गेन जो भी बेनिफिट हुआ इस प्रॉपर्टी को बेच हुए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ जो लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करके, हम उस पर आपको, अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हो इन बॉन्ड्स में, तो आपको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप पे जो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि जो ऑप्शन होता था ना, हमने यहाँ कवर किया था 23 जुलाई से पहले की प्रॉपर्टी ली हुई है तो ये 20% विद इंडेक्सेशन मिल जाता है, और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन मिल जाता है। यानी कि ये अगर आपको इस कैपिटल गेन जो क्या कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स जो निकल के आया वो हम नहीं लेंगे, अगर आप क्या कहते हैं 50 लाख तक का कैपिटल गेन जो हुआ है वो आप इसमें इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। अब इसमें इन बॉन्ड्स की लिस्ट में उन्होंने एक और एडिशन किया। पहले ये होते थे NHAI, RECL, PFCL, IRFCL, हुडको। अब उसमें एक और चेंज किया गवर्नमेंट, एडिशन किया, अब इरडा के बॉन्ड्स भी लेते हो तब भी वो एलिजिबल हो जाएंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो तब भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इट मीन्स आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट, आपने देखा होगा कि क्लोजली हेल्ड कंपनी मीन्स जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को लोन एंड एडवांसेस देती हैं। किन शेयर होल्डर्स को? होल्डिंग मोर देन 10% और मोर वोटिंग पावर, और ऐसी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और ऐसी कंसर्न जिनमें उन शेयर ये वाले शेयर होल्डर्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मीन उसका 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर है या फिर प्रॉफिट शेयर है। इनको अगर अनलिस्टेड कंपनी
क्लोजली हेल्ड कंपनीज अगर आपको लोन एडवांस देते थे वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये तो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न था, बट और ये कहता था एग्जिस्टिंग प्रोविज़न में एक एक्सेप्शन थे कि आप अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लैंड कर रहे हो, यानी कि आपने ईश्वर कंपनी ने पैसा दिया शेयर होल्डर को, फिर कुछ ऑर्डर्स लाने के लिए, या हमारे साथ वो बिजनेस कर रहा है या इसकी कंसर्न ही हमारे साथ बिजनेस कर रही है, तब तब आपने कोई उसको लोन एडवांसेस दिया और नहीं कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई पैसा दिया, तो उसमें आपको डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अदरवाइज हम उस लोन एडवांस को डीम्ड डिविडेंड मान के उस पर टैक्स लगा देंगे। अब इसमें न्यू एक्सेप्शंस उन्होंने ऐड की है कि जो एक को भी एक एडवांस और लोन बिटवीन द टू ग्रुप एंटिटीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, यानी कि दो एंटिटीज, टू ग्रुप एंटिटीज हैं। अब एक उसमें से एक फाइनेंस कंपनी है और पेरेंट उसकी जो पेरेंट कंपनी है, टू यानी कि मान लो ए बी सी का ग्रुप है, वन सेकेंड, ए बी ए बी सी का ग्रुप है, ये तो मान लो ग्रुप एंटिटीज़ हैं, और क्या कहते हैं इनकी एक फाइनेंस, उसमें से मान लो सी फाइनेंस जो है वो फाइनेंस कंपनी है, और ये फाइनेंस कंपनी बाहर इंडिया में लिस्टेड है, इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया में लिस्टेड है, और वो CBDT ने उसको नॉन ज्यूरिडिक्शन एरिया डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने ये नहीं मानते कि वो नॉन NGA के प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स में, जिसमें CBDT डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारे जिनके पास नॉर्मली ये कहते हैं कि जिनके साथ गवर्नमेंट का DTAA नहीं होता उनको नॉन ज्यूरिडिक्शनल एरिया डिक्लेयर करते हैं ये कि और उनको गवर्नमेंट ने नॉन ज्यूरिडिक्शन एरिया डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है तो आपको ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एडवांस अगर इन टू ग्रुप कंपनीज के बीच में हुआ है तो एडवांस लोन ये इन कंपनीज के बीच में लोन एडवांसेस दिए हैं तो हमको डिविडेंड नहीं माने जाएंगे। बस ये आपको ये दो कंडीशंस पूरी करनी है, ये वाली। इसका एग्जांपल है जैसे गूगल इंडिया बाहर लिस्ट है वो तो USA में, तो उसके गूगल इंडिया इंडिया की कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी है, इंडिया में तो ये लिस्ट है नहीं है, तो ये तो अल्फ़ाबेट ग्रुप का पार्ट है जो कि बाहर USA में लिस्टेड है, तो उसका अगर ये अल्फ़ाबेट की एक कोई कंपनी फाइनेंस कंपनी मान लो गूगल इंडिया प्राइवेट को कोई लोन एडवांसेस देती है, तो उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अल्फ़ाबेट ग्रुप की कोई कंपनी जो USA में से ऑपरेट कर रही है, इधर इंडिया में गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लोन एडवांसेस देती है, तो उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। And the next amendments is deductions in under section 80 CCD। पहले दो NPS में दो सेक्शंस कवर होते हैं, एक तो 80 CCD 1 एंड 80 CCD 1B। 80 CCD 1 में कोई चेंज नहीं है, उसमें क्या होता था कि सैलरी इंडिविजुअल अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ सैलरी, तो 14% होता था इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अदर इंडिविजुअल के केस में असेसी कंट्रीब्यूशन करता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। तो हम NPS में अगर वो कंट्रीब्यूशन करके करता है तो आप उसको डिडक्शन ले सकते हो। सेकंड जो सेक्शन था वो सेक्शन 80 CCD 1B था, वो कहता था कि आप एडिशनल 50,000 का आप इन्वेस्ट कीजिए, और आप इस सेक्शन में भी उसका एडिशनल 50,000 का आप बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन ओवर एंड अबव ऑफ सेक्शन 80 CCD 1। अब उन्होंने 80 CCD 1 में कोई चेंज नहीं किया है, बट
ATCCD1B में चेंज किया है कि आप ऐसा करिए कि आप अपने माइनर सन के लिए माइनर सन का भी एनपीएस अकाउंट आप खुलवा लीजिए। उसके अकाउंट में आप अगर आप पैसा जमा करवाते हैं तो आप उसका वो भी आप 50,000 उसका भी क्लेम कर सकते हैं। टोटल लिमिट तो 50,000 ही रहेगी, लेकिन अब ये लिमिट चेंज नहीं हुई है। इस लिमिट को चेंज ना करें। गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने माइनर सन के लिए आप अकाउंट खुलवा लिए और उसके अगर आप उसके अकाउंट खुलवा के उसमें भी पैसा डालता है 50,000, तो हम उसको भी आप डिडक्शन में अलाउ कर देंगे। तो अब सेकंड ये है कि अब इस एनपीएस से जो पैसा मिलता था उसका इन केस ऑफ डेथ तो फुल एग्जम्प्ट होता था और अदर केस में 60% आपको एग्जम्प्ट करते थे। जो एनपीएस से पैसा मिलता था इन केस ऑफ डेथ फुल एग्जम्प्ट, 60% अदर केस में। अब सेम इसमें भी हो सकता है। इस केस में अब जो पेरेंट अपने माइनस सन के अकाउंट्स में से आप इन्वेस्ट करेंगे और इसका डिडक्शन लेंगे 50,000 का। अब इसमें से अगर आपने पैसा निकाला तो आपको 25% तक तो उस पैसे के कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब इट मीन्स एनपीएफ वसलेस स्कीम एग्जाम्प्ट अप टू 25% ऑफ जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 75% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने माइनर के लिए किया तो ये लिमिट आपको 25% फॉर माइनर के लिए हो जाएगी ये लिमिट आपकी। इन द नेक्स्ट अमेंडमेंट्स इन द टीडीएस सेक्शंस अंडर सेक्शन 192 सैलरी। पहले एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स पहले भी एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स पे ही आपका टीडीएस कटता था। सेम उसमें कोई चेंज नहीं है। बस पहले क्या होता था, एम्प्लॉइज कैन इन्फॉर्म एम्प्लॉय ऑफ अदर इनकम। आपने जो एम्प्लॉय ने आप जो अदर इनकम कमाई और जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ अंडर स्पेसिफिक हेड में, कुछ एक दो हेड होते थे उसी का ही आप टीडीएस को का आप उसको अपने एम्प्लॉयज़ को बता देते थे कि आप ये मेरा टीडीएस, ये मेरी इनकम है, ये मेरी अदर इनकम है और यहाँ मेरा इसका ये थोड़ा ये टीडीएस स्पेसिफिक हेड्स थे उसमें ही टीडीएस मेरा कट चुका है। तो आप इसको अदर इनकम को मेरी सैलरी में इंक्लूड करके टोटल टैक्स बना दीजिए और जो टीडीएस का बेनिफिट जो मेरा इस स्पेसिफिक हेड में जो पहले टीडीएस कट चुका है वो काट के ही मेरा टैक्स काटना है। तो पहले तो ये कंडीशन होती थी। अब गवर्नमेंट ने ये कह दी है कि आप एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर दो कि ये मेरी अदर इनकम है, ये मेरा कुछ भी कोई भी इनकम आप उसको इन्फॉर्म कर दो ये मेरी इनकम्स है। आप और सैलरी को उसमें इंक्लूड करके आप इसको मैं टैक्स बना दीजिए। और अब ये और किसी भी हेड में आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है कहीं भी, चाहे डिडक्ट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। कलेक्टेड कहाँ होता है कि मान लो आपने गाड़ी ली तो आपने गाड़ी लेने जाते हो 10 लाख से ऊपर का आपका 1% टैक्स लगता है। वो आपने जो उनको बता देना कि ये मेरा 1% टीसीएस पहले ही कट चुका है। तो इट मीन्स मेरे जो टोटल सैलरी है उसमें से उसको 1% टीडीएस का बेनिफिट टीसीएस का बेनिफिट मुझे ऑलरेडी दे दे इसमें, यानी कि मुझे मेरा टैक्स कम काट। सेकंड यानी कि आप किसी भी हेड का जहाँ पर आपका बाहर एम्प्लॉय कंपनी के अलावा जहाँ भी बाहर टीडीएस कटा है, एक तो वहाँ उसकी इनकम भी एम्प्लॉयर को बता दो, उसका टैक्स कटा है वो भी बता दो, ताकि वो सारा इकट्ठा ही वहाँ कैलकुलेट करके जो भी आपको बेनिफिट जितना बेनिफिट हो सकता है मैक्सिमम आपका मिल जाए, यानी कि 10 जगह आपका टीडीएस कटने से बच जाए। एंड द सेकंड अमेंडमेंट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। रेट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक जो लिमिट चेंज हुई है। जनरली तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 10,000 थी बस, बट सर्टन डिवेंचर्स पे 5,000 थी लिमिट। बट अब उन्होंने क्या कर दिया, सबके लिए ही 10,000 कर दिया कि लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है। 10,000 से तक कोई टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा आपका। 10,000 से ऊपर है तो सिर्फ 10% कटेगा इन ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 193। अब
नेक्स्ट 194 डिविडेंड्स में क्या हुआ है कि रेट में कोई चेंज नहीं है बिल्कुल भी। एंड पहले 5,000 होता था फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को 5,000 तक डिविडेंड मिलता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब वो लिमिट बढ़ के उन्होंने 10,000 कर दिया कि अगर आपको 10,000 तक डिविडेंड मिल रहा है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन इन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यानी कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट्स पे, एफडीज़ पे, बैंक की एफडीज़ पे इंटरेस्ट होता है, या फिर जो मैंने कहीं अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट होता है उस पे। पहले तो जनरली जो अनसिक्योर्ड लोन की मैं बात कर लेता हूँ कि अनसिक्योर्ड लोन मान लो आपने दिया हो, उस पर 5,000, पहले क्या होता था कि 5,000 तक अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटता था। अब वो लिमिट बढ़ा के 10,000 कर दी है। अगर आपको 10,000 पे तक इंटरेस्ट मिल रहा है किसी कंपनी में, आपको मान लो अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, या फिर कहीं किसी भी आपने कंसर्न को ये अनसिक्योर्ड लोन दिया है, वहाँ से आपको 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 से ऊपर होगा तो आपको 10% टीडीएस कटेगा, जो लिमिट पहले 5,000 थी। अब बैंकिंग पोस्ट ऑफिस में आपका एफडीज वगैरह पे जो इंटरेस्ट होता था वो 40,000 लिमिट थी कि 40,000 होगा, 40,000 तक एफ डी पे इंटरेस्ट होगा तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और 50,000 होते थे सीनियर सिटीजन के केस में। अब वो लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दिया इन केस ऑफ अदर दैन सीनियर सिटीजन। 50,000 अदर दैन सीनियर सिटीजन 50,000 लिमिट हो गई है। इट मीन्स नॉर्मल पर्सन अगर बैंक में एफडीज कराता है, एफडी वगैरह करवाता है तो इंटरेस्ट जो मिलता है अगर 50,000 तक है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट टीडीएस नहीं कटेगा आपका। और वो लिमिट इंक्रीज़ करके यहाँ 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए, जो पहले 50,000 लिमिट थी वो इंक्रीज़ करके 1,00,000 कर दी है। एंड द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कमीशन, जो 5% लिमिट थी नॉन कॉरपोरेट रेजिडेंट के लिए वो 2% हुई है। और ये लिमिट यहाँ पर 10% वाला जो रेट था वो बिल्कुल सेम की सेम है बस। और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, जो 15,000 थी वो 20,000 कर दी है। एंड नेक्स्ट रेलिवेंट अगर मैं कहूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज की भी लिमिट। एक तो कमीशन एंड ब्रोकरेज अगर आप कोई देते हो तो पहले 5% का रेट लगता था, अब 2% लगेगा। और लिमिट भी थ्रेशोल्ड लिमिट भी 50,000 टू 20,000 कर दी है ये वाली लिमिट, अगर आप किसी को कमीशन ब्रोकरेज देते हो अंडर सेक्शन 194H। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो 194I। 194I में क्या होता था कि 2% करता था प्लांट एंड मशीनरी में, और लैंड बिल्डिंग में जो करता था वो 10% करता था। थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 की। अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट आप पहले ये पर ईयर फाइनेंशियल ईयर वाइज देखते थे पूरी की पूरी, कि अगर फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 से ऊपर है तो 10% 10% या 2% टीडीएस काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। अब वो लिमिट कह रहे हैं आपने कोई फाइनेंशियल ईयर वाइज देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मंथली लिमिट देखो। अगर आपका 50,000 पर मंथ दे रहे हो आप रेंट, तो आप सीधा सीधा आपको 10% टीडीएस काटोगे। आप मंथली देखना है, आपने कहीं भाई कुछ भी कोई फाइनेंशियल ईयर वाइज देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 50,000 देखो। 194IB की तरह ही कर दिया उन्होंने, जो 194IB में भी मंथली चेक करते हैं तो ये इसमें भी अब इस सेक्शन में भी 194I में भी मंथली ही चेक करना है कि 50,000 से अगर आप ज़्यादा रेंट पे करो तो सीधा सीधा आप 10% टीडीएस उस पर। अगर प्लांट मशीनरी है तो 2%, और इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग है तो आपने 10% टीडीएस काट लेना है। सेकंड उसके बाद जो आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, वो 1% ऑफ हायर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इस पर टीडीएस कटता था। अगर 50 लाख से ऊपर की, अगर इन दोनों का हायर, मेरा 50 लाख से ऊपर निकल जाता है इन दोनों का हायर, ये जो हायर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हो और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको 1% टीडीएस काटना पड़ता है। अब लोगों को कन्फ्यूज़न ये थी, ये 50 लाख हम देखें कैसे। मान लो जॉइंट प्रॉपर्टी है किसी की, तो जॉइंट प्रॉपर्टी में मैंने कहता हूँ
कि कहते हैं इस कंसिडरेशन को मैं मान लूँ, इस कंसिडरेशन को लोग क्या करते थे कि जॉइंट प्रॉपर्टी है तो 50 लाख इसको देना, मान लो 40 लाख इसको देना है और 40 लाख इसको देना है, तो मैंने तो 80 लाख पे करना है। तो ठीक है, 80 लाख पे अब 40 लाख 40 लाख एक को देना, 40 लाख बी को देना। तो यहाँ पर ये लोग इसमें टैक्स नहीं काटते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये तो जॉइंट प्रॉपर्टी, ए को 40 लाख देना, बी को भी 40 लाख देना, तो इसमें हम क्यों टैक्स चार्जेस काटे, जबकि लिमिट तो मेरी 50 लाख है। तो सॉरी, गवर्नमेंट ने इसमें ये क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको कुछ भी मतलब सबको सबको एग्रीगेट मिलाकर ही देखना है। अगर आपको जैसे अब ए जॉइंट प्रॉपर्टी है, ए को दे रहे हो 40 लाख, बी को दे रहे हो 40 लाख, तो आपको 80 लाख आपको एग्रीगेट करके ही ये लिमिट कैलकुलेट करनी है 50 लाख वाली। तो और जब भी एग्रीगेट करके ही आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, आप उस पर अगर वो 50 लाख एग्रीगेट करके 50 लाख से ऊपर बन रही है तो आपको 1% TDS काटना ही काटना है। आप ये कोई पर्सन वाइज नहीं देखोगे अगर वो एक प्रॉपर्टी एक इसमें देखें तो। सेकंड, वो 194J में देखें तो पहले जो प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटेंस फीस के लिए जो हमारी लिमिट्स थी, वो लिमिट सिर्फ 30,000 तक पे थी। उन लिमिट्स को बढ़ाकर सीधा गवर्नमेंट ने 50,000 कर दिया है। 50,000 इट मीन्स अगर 50,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स इसमें काटने की, प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर टैक्स, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी के ऊपर टैक्स काटने की जरूरत नहीं है अगर वो 50,000 तक है। पहले ये लिमिट 30,000 थी सिर्फ। अगर यहाँ 50,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन इन नेचर ऑफ कैपिटल गेंस, इट मीन्स जो म्यूचुअल फंड पे जो हमारे डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड जैसे म्यूचुअल फंड्स पे, म्यूचुअल डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन पे जो डिविडेंड मिलता है, पहले थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 थी, और वो 5,000 तक मिलता था तो मुझे 5,000 से ऊपर मिलता था तो मुझे 10% मेरा TDS कट जाता था। बट वो लिमिट बढ़ाकर अब उन्होंने 10,000 कर दिया कि 10,000 से ऊपर होगा तो भी 10% TDS कटेगा, अदरवाइज आपको कोई भी TDS नहीं कटेगा। एंड नेक्स्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर कमीशन एंड द नेक्स्ट ये रहा 140। हाँ, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। पहले कोई पार्टनर को सैलरी जाती थी, रेम्यूनरेशन जाता था, कमीशन जाती थी, तो कोई भी मतलब कोई TDS नहीं, कोई कुछ नहीं था। अब उन्होंने कह दिया कि आप सीधा सीधा 20,000 से ऊपर आप अगर आप ले रहे हो सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, पार्टनर कोई भी बोनस ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से, सीधा सीधा आप 10% TDS काटिए, ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि कितनी सैलरी पे किया है, कितना रेम्यूनरेशन पे किया है CA फर्म, CA फर्म कह रहा हूँ, एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को। एंड द नेक्स्ट, जो TCS में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में, TCS में जो अमेंडमेंट्स है, एक तो जो टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, पहले 2.5% पे TCS कैलकुलेट करते थे अगर वो आप परचेज़ करने जा रहे हो सामने वाला, तो वो लिमिट आप रिड्यूस करके उन्होंने 2% कर दी है कि अगर वो टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो आपको 2% पे ही TCS कटेगा। ये भी एक, ये सेकंड एक इम्पोर्टेंट है कि मोटर व्हीकल के ऊपर जब हम बाहर मोटर व्हीकल गाड़ी लेने जाते हैं, 10 लाख से ऊपर अगर वो गाड़ी होती है तो हमारा 1% TCS काट लेते हैं वो एजेंसी वाले, और वो हमारा TCS रिफ्लेक्ट करता है 26AS में भी एंड AIS में भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इतनी की गाड़ी ली थी आपने, और 1% आपका TCS कट चुका है। अब ये वाले सेक्शन में से पहले सिर्फ मोटर व्हीकल ही इंक्लूड थी कि 10 लाख से ऊपर आप गाड़ी लेने जाओगे तभी ही आपका ये 1% TCS कटेगा, सिर्फ गाड़ी पे ही एप्लीकेबल था। अब अब उसका इन्होंने स्कोप इंक्रीज़ कर दिया। स्कोप इंक्रीज़ क्या किया कि अब पहले मोटर कार तो सेम ही है कि गाड़ी लेने जाओगे वो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी होगी, वो 1% TCS काटे। अब अगर ये चीज़ें भी अगर आप लेते हो, ये वाली सारी चीज़ें, कोई रिस्ट वॉच ले ली, जैसे महंगी महंगी बहुत चीज़ आती है ना,
और 8 पीस ले लिया, या फिर कोई यॉट ले ली, पेयर ऑफ सन ग्लासेस, और आपका स्पोर्ट्स वेयर सच एज गोल्फ किट, और कोई होम थिएटर सिस्टम। ये अगर आपको इनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर की, आपने इन इन चीज़ों को 10 लाख से ऊपर खर्चा किया है, तो अब सीधा सीधा है आपको 1% TCS कट सामने वाला काटेगा। अगर आपको 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पे ये चीज़ बेच रहा है तो आपको 1% TCS कट के ही वो आपको उसको 1% TCS एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको। अब नेक्स्ट आता है LRS रेमिटेंस के ऊपर। LRS रेमिटेंस क्या था कि ओवरसीज टूर पैकेज, यानी कि आप दुबई घूमने जा रहे हो, अमेरिका, ईरान, ईरान तो छोड़ो, जहाँ मर्जी मतलब आप बाहर घूमने जा रहे हो, तो अगर आप 7 लाख तक है तो आपका 5% आपका TCS वो कलेक्ट कर लेते थे। 7 लाख तक का आप अगर आपका खर्चा किया है बाहर, खर्चा क्या मतलब एक ओवरसीज टूर पैकेज होता है ना, जैसे मेक पे ट्रिप या किसी एजेंसी से अपना पूरा टूर अरेंज करवा लेते हो, तो वो आपसे जो पैसे लेते हैं 7 लाख तक, तो आपको कोई भी 7 लाख तक को आप 5% TCS काट लेते थे, और 7 लाख से ऊपर अगर आप उसको उनको पे कर रहे हो तो 20% TCS काट लेते थे। अब वो लिमिट उन्होंने इंक्रीज़ करके 10 लाख कर दिया कि आप अगर 10 लाख तक एजेंसीज को जो टूर पैकेज आपके अरेंज करवा के दे रही हैं उनको, अगर 10 लाख तक दे रहे हो तो 5% मिले, 5% TCS कटेगा, और 10 लाख से ऊपर दे रहे हो तो आपका 20% कटेगा। यानी कि इन दो वैल्यूज़ में चीज़ चेंज कर दिया उन्होंने। सेकंड, जो एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो आपने बाहर पैसा भेजा है, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेजा है 7 लाख तक अगर आपने रेमिटेंस किया है तो कोई भी TCS नहीं कटेगा आपका। 7 लाख तक रेमिटेंस किया है तो आपका कोई TCS नहीं कटेगा। कंडीशन यही है कि आप या तो आपने एजुकेशन के लिए पैसे भेजा हो या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा आपने बाहर भेजा हो। 7 लाख से ऊपर भेजा है तो 5% TCS कटता था। सेकंड, अब उसमें चेंज क्या किया, ये लिमिट बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख कर दिया। अगर आप 10 लाख तक बाहर पैसा भेजते हो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशनल के लिए, और तो आपका कोई TCS नहीं कटेगा। अगर 10 लाख से ऊपर आप भेजोगे तो आपका 5% TCS कट जाएगा। एंड फॉर अदर पर्पस के लिए यही 7 लाख से सीधा उन्होंने 10 लाख कर दिया कि सेम इसमें अदर पर्पस में भी सेम चेंज, इसमें ये इसमें रेट तो सेम ही है, बस इसमें भी लिमिट उन्होंने 10 लाख कर दिया, 7 लाख से 10 लाख कर दिया। अब मान लो आपने लोन लिया एजुकेशन पर्पस के लिए और आप बाहर पढ़ने चले गए, तो मान लो बैंक से लोन लिया और आप बाहर पढ़ने चले गए, तो आप होता था क्या था, पहले आपने 7 लाख तक मान लो लोन लिया और 7 लाख तक बाहर पहले बैंक से लोन लिया, फिर उसको अप टू 7 लाख तक और आपने अगर बाहर भेजा तो कोई टीचर नहीं करता था। अगर 7 लाख से ऊपर आपने बाहर भेजा लोन लेकर, मैं बात कर रहा हूँ, अगर लोन लेकर आप बाहर पढ़ने गए हो, अगर 7 लाख से ऊपर आपने बाहर भेजा तो आप 0.5% TCS कट जाता था। लोन लेकर भी TCS कट जाता था, जबकि मैं बाहर पढ़ने ही जा रहा हूँ सिर्फ। तो वो गवर्नमेंट ने ये ठीक करेक्शन किया कि आप लोन लेकर अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आपने और तो आपको कोई भी और उसके लिए बाहर पर खर्चा हो रहा है पढ़ने, तो आपको कोई भी TCS देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अब हाँ, इसमें ये एक और अमेंडमेंट्स की है कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। अब आप जो सेक्स TCS कटता है 194 वाला, 194 वाले में क्या होता है, जो परचेज ऑफ गुड्स होता है ना 50 लाख से ऊपर, आप अगर आप पे कर चुके हो उनको सामने वेंडर को, तो 50 लाख से ऊपर पे कर चुके हो तो आपको 194 में 0.1% TCS काटना होता है। और 194 वाले सेक्शन में भी आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हो फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर। एंड दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।